हाय एवरीवन, मैं आकाश डांगेड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गुरु एजुकेशंस पर। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखना है और यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज से हम फिजिक्स की क्लासेस लेने जा रहे हैं, इंडियन नेवी, एयरफोर्स और अप टू मेडिकल लेवल तक टच करते हुए चलेंगे हम। सबसे पहले हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे ऑप्टिक्स का। किसका लेंगे? ऑप्टिक्स का। आइए देखते हैं, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स का टॉपिक लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ऑप्टिक्स जो होती है वो दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स। ray optics. First one is ray optics and second one is wave optics. इतना नेसेसरी नहीं है, फिर मैं बता देता हूं। हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे यानी कि रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ये वेव ऑप्टिक्स एक अलग चैप्टर है, ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। तो देखिए, रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर पढ़ेंगे। प्लेन मिरर पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन की घटना के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेंसेज पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे हम? स्लैब, ग्लास की स्लैब जो है, ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ेंगे, उससे अपवर्तन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिकी यंत्र, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमें किस प्रकार से कितने लेक्चर में जो ऑप्टिक्स है ये कंप्लीट होगा। तो उससे पहले हमें जानना है कि रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। मिरर से सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है और इन सब से क्या होता है? रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन होता है। यदि बात करूं मैं वेव ऑप्टिक्स की, वेव ऑप्टिक्स एक अलग चैप्टर है, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स एक अलग चैप्टर है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर क्या होता है? इसको बोलते हैं YDSE यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का द्विस्लिट प्रयोग आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे थिन फिल्म, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, इसके बारे में मैं शॉर्टली बता देता हूं पहले। कि देखा होगा कभी बारिश होती है तो उसके अंदर यदि कोई ऑयल का कोई बूंद गिर जाता है तो वो ऊपर कलरफुल बन जाता है। जो कलरफुल फिल्म बनती है, ये क्या बनती है? थिन फिल्म इंटरफेरेंस का ये एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन देखेंगे यानी कि ध्रुवण देखेंगे। फिर हम देखेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन यानी कि विक्षेपण देखेंगे, प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। सबसे पहले जाने कि ऑप्टिक्स को ये दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया गया है। हम इसको एक पार्ट में भी पढ़ सकते थे, लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में जाने। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स अलग अलग है। क्या होती है कि when the light falls on an object or a thing, then its dimensions are very very large with respect to wavelength of light, then it is ray optics। मतलब
आपने कभी देखा यहाँ पे फिल्म मान लेते हैं, एक ब्लैक फिल्म है, उसके अंदर कोई छोटा सा छिद्र है, इतना बड़ा छिद्र है, यहाँ से लाइट आ रही है तो ये सीधी पास आउट होगी तो उस दीवार के ऊपर क्या होगा, इस तरफ अंधेरा है तो क्या होगा, एक गोल स्पॉट बनेगा। जैसे जैसे इस छिद्र को छोटा करते जाएंगे वो स्पॉट भी क्या होता जाएगा, छोटा हो जाएगा। मान लेते हैं कि इस छिद्र को मैंने इतना छोटा कर दिया कि ये प्रकाश की वेवलेंथ के इक्वल हो गया, मींस 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये मैंने छिद्र बना दिया, जो कि हम ये सिर्फ फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, हम लेबोरेटरी में देखेंगे, हम दैनिक जीवन में नहीं देख सकते। ठीक है, तो जब ये इक्वल हो जाएगा तो इसका जो व्यवहार है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, और जब तक ये डायमेंशन जिसकी बड़ी है तब तक वो गोल स्पॉट बन रहा है, उसका व्यवहार अलग है, वो अलग पड़ेगी। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स क्या हो गया, रे ऑप्टिक्स वो हो गया जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और उसकी डायमेंशन अर्थात विमा यानी कि उसका आकार बहुत बड़ा है, किसकी तुलना में, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के बारे में अभी बताएंगे। और तो वो उसका जो व्यवहार होगा उस समय पे वो क्या होगा, रे ऑप्टिक्स के इंटरनल आएगा, उसका व्यवहार अलग होगा, उसमें हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, जब जो हमने प्रकाश गिराया था उसकी वेवलेंथ के इक्वल किसका आकार हो जाए, उस अवरोध का अर्थात उस वस्तु का या ऑब्जेक्ट का आकार हो जाए। दोनों मतलब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, डायमेंशंस क्या हो जाए, डायमेंशंस क्या हो जाए, इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, वेव ऑप्टिक्स में इसका जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा, वो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशन क्या होंगी, वेरी मच लार्ज देन क्या होंगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये हम रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ के चलेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखें रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, आपने ऐसा कुछ देखा होगा रे का, क्योंकि आप 12th पास आउट हो चुके हैं, तो आपने ये देखा होगा कि रे ऐसे चलती है, ऐसे बना के दिखाया होगा। ठीक है, किसी भी टीचर ने आपको ऐसे बना के दिखाया होगा, साइन करो में चलती है रे। ठीक है, तो साइन करो में चलती है, तो ये क्या होता है, इस तरफ वेलोसिटी ऑफ वेव या फिर लाइट की वेलोसिटी इस तरफ होती है। ये कितना, ये इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा, इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं या तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, वास्तव में स्पीड है किसकी, वेव में क्या चलता है, वेव में क्या होता है कि एनर्जी का पैकेट फेंका जाता है, मैंने जितनी एनर्जी का पैकेट फेंका एक सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो क्या होता है, लैम्डा होता है। ठीक है, इट मींस वेलोसिटी ये दे रखी है, ये किसकी होती है, वेव वेलोसिटी, इसको v को मैं क्या बोल सकता हूं, वेव वेलोसिटी, ये किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी ऑफ एनर्जी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि एनर्जी की ही वेलोसिटी होती है, प्रकाश एक एनर्जी होती है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैं इसको ये बोल सकता हूं। अब आपने ये पढ़ा होगा, हिंदी में बोले तो चाल बराबर दूरी बटा समय पढ़ा होगा, ये इसको मैं बोल सकता हूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा होगा। ठीक है, इससे मैं देखो स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना कवर किया इसने, लैम्डा डिस्टेंस कवर किया है, लैम्डा अपॉन टाइम कितना लिया, टाइम पीरियड, यहां तक एक टाइम पीरियड होता है ये, कितना t टाइम को इसने कवर किया। आप एक जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t, ये फ्रीक्वेंसी होती है। आपने ऐसा पढ़ा होगा 1/t की जगह पे मैं f रखूं तो v बराबर f लैम्डा, आपने ऐसा कुछ पढ़ा भी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैंने जो एनर्जी का पैकेट फेंका उसने एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो क्या हो जाएगा, इसका लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है तो उसमें क्या होता है कि देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि ये यदि मैं विद्युत क्षेत्र मान लेता हूं, इस तरफ कंपन कर रहा है ऊपर की तरफ, और ये ब्लैक स्पॉट में यदि मैं ऐसे बना दूं, इट मींस क्या है, ये बाहर की तरफ निकलता हुआ एक मैं
चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं, तो यहाँ पे एनर्जी की यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव या वेलोसिटी ऑफ लाइट किस तरफ होगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इस तरफ होगी। ठीक है, ये तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक वर्णक्रम होता है या एक सीरीज होती है, उसमें कौन सा क्षेत्र है ये आपके बारे में जानते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले ये इसका सीक्वेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सीक्वेंस वाइज ये आप याद रखेंगे तभी ये याद रहेगा। सबसे पहले आता है कि गामा किरणें, गामा रेज। ठीक है, फिर क्या आता है? एक्स रेज। सेकंड नंबर पे क्या आता है? एक्स रेज। फिर आता है अल्ट्रावायलेट, यूवी यानी कि अवरक्त लाल किरण, सॉरी पैराबैंगनी किरणें। अल्ट्रावायलेट हो गया। अल्ट्रावायलेट के बाद क्या आता है? इसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश अर्थात VIB GYOR, विब आपने पढ़ा भी होगा। यह दृश्य क्षेत्र होता है। इसका जो बोलते हैं लैम्डा कितना होता है? 3800 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच इसका लैम्डा होता है। ठीक है, इसका लैम्डा ये होता है। अब दृश्य प्रकाश के बाद में क्या आता है? इंफ्रारेड अर्थात अवरक्त लाल किरणें आती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड के बाद में क्या आएगा? माइक्रोवेव आएगा। माइक्रो के बाद में क्या आएगा? रेडियो आएगा। ये रेडियो तरंगे आएंगी। ये सीक्वेंस है। फर्स्ट पे आता है गामा किरणें, सेकंड पे आता है एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर अपना दृश्य प्रकाश। ये जो है ये लाइट है। ये क्या है? लाइट है। ये द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस, जो हमें दिखाई देता है वो क्या होता है? प्रकाश होता है, लाइट होती है। उसके जो लैम्डा होगी वो कितनी होगी? 3800 एंगस्ट्रॉम से कितनी होगी? 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होगी। VIB GYOR से आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा। उसके बाद क्या आता है? इंफ्रारेड आती है, अवरक्त लाल किरणें, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो तरंगें आती हैं। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लेता है? अप्रोक्स 8 मिनट्स लेता है, 8 मिनट लेता है। वो आपको प्रूव करके दिखा देंगे आगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपने को लाइट में क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे। तो अपना लाइट क्या होता है? VIB GYOR। ये जो है ये लाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जो हमें दिखाई देता है, वो क्या हो गया? लाइट हो गई। ठीक है, इस लाइट सोर्स से निकलती कैसे है? पॉइंट सोर्स से। मैं यदि ये कहूं कि ये बल्ब है, ये बल्ब है, इससे लाइट कैसे निकल रही है? सभी दिशाओं में लाइट से निकल रही है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये बल्ब से क्या निकल रही है? लाइट निकल रही है। ठीक है, अब देखिए ये बल्ब से लाइट्स निकल रही है। इस तरीके से जो लाइट्स हैं वो निकलती हैं किसी भी प्रकाश के स्रोत से अर्थात सोर्स से निकलती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर मैं देखता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने को दिखता कैसे है। जैसे मेरे को ये जो लिखा हुआ है ये दिखाई क्यों दे रहा है? एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, जो भी सोर्स से प्रकाश निकलता है, बल्ब से प्रकाश निकला, वो यहाँ पे टकराएगा। ये जो प्रकाश है ये मेरी आंखों से जब टकराएगा तब मेरे को ये जो अल्फाबेट्स लिखे हुए वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ? देखने को मेरे को क्या मिला कि रिफ्लेक्शन अर्थात प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश ऊपर सोर्स से निकल के आया, यहां से टकराया, फिर मेरी आंखों तक आया, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। इट मींस जिस कलर का ये रिफ्लेक्शन कर रहा है वो क्या हो गया? उसी कलर का ये दिखाई देगा। ठीक है, इट मींस जो भी बॉडी हमें ये रेड है, ये ब्लू है, इसे कैसे पता चलता है? क्योंकि वो रेड कलर का ये जब सूर्य से प्रकाश आता है उसमें ये सभी रंग होते हैं, उसको श्वेत प्रकाश बोलते हैं, व्हाइट लाइट बोलते हैं। वो बॉडी जिस कलर का रिफ्लेक्शन कर रही है उसी कलर की हमें दिखाई दे रही है।
इट मींस वो उसके अंदर नहीं जा रही है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है वो बॉडी। बाकी जो कलर बच गए उनको क्या कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। बात आता है व्हाइट का और ब्लैक का। ब्लैक क्या होता है, सभी कलर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ब्लैक ही दिखाई देगा। और व्हाइट क्या होगा, जो सभी कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो वापस व्हाइट कलर ही दिखाई देने लगता है। जैसे कि व्हाइट लाइट आ रही थी और व्हाइट लाइट वापस दिखाई दे जाती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखें, कुछ बेसिक क्वेश्चन है कि एक मैंने ले लिया है ये ब्लू बैलून, ये बैलून है, एक गुब्बारा है, ब्लू कलर का है, नीले कलर का है। किस कलर का है, नीले कलर का है, ठीक है। एक मैं दूसरा गुब्बारा ले लेता हूं, ये किस कलर का है, लाल कलर का गुब्बारा है, ये लाल गुब्बारा है। अब मैं बारी बारी से यहाँ पे लेजर लाइट आपने देखी होगी, वो लेजर लाइट इसके ऊपर लगाता हूं, लेजर लाइट इसके ऊपर मारता हूं, तो ये मान लीजिए 1 मिनट के लिए इसके ऊपर लगाई मैंने लेजर, और 1 मिनट के लिए इसके ऊपर लगाई मैंने लेजर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा फूटेगा, ये फूटेगा या फिर ये फूटेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा बेसिक ले जाऊं, मैंने पहले बताया था कि दिखती कौन से कलर की है, जिस कलर का वो रिफ्लेक्ट कर रही है। इट मींस ये नीले कलर की दिखाई दे रही है, नीला बैलून है, इट मींस ये नीले कलर का क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है, बाकी सभी कलर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इट मींस लेजर किस कलर की होती है, इंफ्रारेड रेज में क्या होती है, रेड कलर की होती है, वो बेसिकली रेड कलर की होती है। रेड कलर की है तो ये यहाँ पे जाते ही क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब हो जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी, वो दूर दूर भागेंगे, तो क्या होगा, ये बलून फूट जाएगा जल्दी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड कलर की दिखाई दे रही है, इट मींस रेड कलर की लेजर लाइट जब इसके ऊपर गिरेगी तो ये तुरंत क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, इसके अंदर तक कोई एनर्जी पहुंची नहीं। अंदर यदि एनर्जी नहीं जा रही है तो ये फूटने का कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो पहले कौन सा फूटेगा, ब्लू कलर का बैलून फूटेगा। इस प्रकार से दिखाई देता है बॉडी। सेकंड जो पार्ट होता है बॉडी के दिखाई देने का, वो क्या होता है, विकिरण बोलते हैं उसको, रेडिएशन बोलते हैं। विकिरण से कोई भी जो बॉडी है वो दिखाई देती है। विकिरण क्या होता है, विकिरण होता है कि हॉट रेड आयरन बार से, जो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोई बार है, कोई छड़ है लोहे की, उसको आप गर्म करते जाइए, वो एकदम रेड कलर की हो जाती है, तब उससे प्रकाश निकलता है, उसे विकिरण, उस टाइप का जो प्रकाश होता है वो विकिरण बोलते हैं। तो विकिरण से भी प्रकाश हमें, जो बॉडी है वो हमें दिखाई देती है। इसके ऊपर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बेसिकली दोनों साथ साथ ही होते हैं। आपने कैसे पता लगेगा, आप जब किसी पानी के स्रोत के पास खड़े होते हैं तो कुछ कुछ आपकी अपनी शैडो दिखाई देती है, अपनी छाया सी दिखाई देती है, ठीक है। या फिर मैं ये देखूं कि कोई पारदर्शी कांच लगा हुआ है किसी भी मॉल के बाहर, या फिर उसके बाहर अपन खड़े होते तो अपनी छाया दिखाई देती है, प्लस बाहर का भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, जो अपनी छाया दिखाई दे रही है वो तो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, जो बाहर का दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। इट मींस ये को मैं एक मीडियम, ये जो है ये यहाँ पे कोई पृथककारी पृष्ठ लेता, कोई भी पृष्ठ है, यहाँ पे क्या होता है, रे आती है, ये रे आई, इंसिडेंट रे आई आ गई, ठीक है। ये क्या हो गई, ये मीडियम 1 है, फर्स्ट मीडियम है, मीडियम 1 है। बेसिकली होता क्या है, ये नॉर्मल हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, नॉर्मल। आपने इतना तो पढ़ा भी होगा, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये इसी मीडियम में वापस यहाँ से वापस लौट जाएगी, ये आपको वहां से वापस, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आई जो है ये अभिलंब के साथ, इसको अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल आई बना रही है, और ये जो यहाँ पे नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, उसी मीडियम में वापस चली जाती है प्रकाश की किरण जिस मीडियम से आई थी, ठीक है। और रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि ये, रिफ्रैक्शन अलग से बताएंगे तब इसके बिहेवियर के बारे में बताएंगे, लेकिन ये इस तरफ मीडियम सेकंड में चली गई, कहां पे चली गई, मीडियम सेकंड में चली जाती है, तो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हाँ।
ठीक है। ये जो घटना हो गई वो क्या हो गई, रिफ्रैक्शन, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। ये दोनों साथ साथ होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा ब्रूस्टर का नियम, म्यू इज इक्वल टू 10 ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ इस मीडियम का अपवर्तनांक मैं कितना ले लेता हूँ, μ1, इसका अपवर्तनांक मैं क्या लूंगा, μ2 लूंगा, ठीक है। और इसमें जो ये प्रकाश आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या ले लेता हूँ, f ले लेता हूँ, और इसमें जो प्रकाश आ रहा है उसकी लैम्डा यानी कि तरंगदैर्घ्य कितनी हो गई, λ1 हो गई। कोई दिक्कत, यहाँ पे प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी v1 ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये सब क्या लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी, मीडियम चेंज होने पे प्रकाश की एकमात्र क्वांटिटी या फिर जो हैबिट है, इसका जो नेचर है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी एक ऐसी नेचर है जो कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे कितने भी मीडियम चेंज हो जाए। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है बार बार कि मीडियम बदलने पे कौन सी जो गुण है उसका वो चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी उसका चेंज नहीं होता कभी भी। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, रिमेन सेम, सेम बनी रहेगी। यहाँ पे λ2 हो जाएगा, यहाँ पे v2 हो जाएगा। अब बोलते हैं रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, दो मीडियम होते हैं यानी कि विरल और सघन मीडियम। हमें पता कैसे चलेगा कि रेयर मीडियम है या फिर डेंसर मीडियम? रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी मीडियम में प्रकाश की अर्थात लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है वो क्या है, रेयर है, और जिसमें प्रकाश की वेलोसिटी कम है वो क्या है, डेंसर मीडियम है। मींस रेयर मीडियम कौन सा होगा, जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट किस क्या हो, ज्यादा हो, और डेंसर क्या होगा, जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो, कम हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे की तुलना में, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये मैंने रेयर मीडियम ले लिया, इट मींस रेयर मीडियम का मतलब क्या है, उसका अपवर्तनांक कम होगा, उसके प्रकाश के मार्ग में बाधाएं कम आएंगी, तभी उसकी लाइट जो है वो रिमेन सेम बनी रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बनी रहेगी, यहां से आती है, ठीक है। ये यहां पर मैंने एयर ले लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया। अब दूसरा इसके अंदर मैं देखूं तो वेलोसिटी ज्यादा कहां पे होगी, जिसका म्यू क्या होगा, कम होगा। इट मींस यहां पे क्या लिख सकता हूं, म्यू कम होना चाहिए यानी कि अपवर्तनांक कम होना चाहिए रेयर मीडियम का, और यहाँ पे क्या हो गया, म्यू ज्यादा होना चाहिए अर्थात अपवर्तनांक ज्यादा होना चाहिए डेंसर मीडियम का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा एयर ले लिया, यहाँ पे मैंने कुछ भी ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, μ1 या μ2 कौन सा ज्यादा है इसमें, इट मींस μ2 ग्रेटर देन μ1 है, या फिर μ1 ग्रेटर देन μ2 है, μ2 ग्रेटर देन μ1 है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, डेंसर हो गया, और ये क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, v1 इज ग्रेटर देन v2 मैं बोल सकता हूं, ठीक है। ये हो गया। तो ये होता है रिफ्लेक्शन, और ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अब देखिए आपने क्या पढ़ा था, मैंने बताया था शुरुआत में, क्या बताया था, v बराबर f लैम्डा, मैंने बताया था, ठीक है। तो यहां से देखिए v बराबर f लैम्डा, इसमें पहले में लगाऊं, क्या लगाऊं, v1 इज इक्वल टू f सेम रहता है इज इक्वल इनटू λ1। दूसरे मीडियम के लिए, ये किसके लिए है, मीडियम 1 के लिए, और ये क्या हो गया, v2 इज इक्वल टू f λ2, ये क्या हो गया, मीडियम 2 के लिए। तो मैं f सेम है तो यहां से f का वैल्यू कितना आएगा, v1 अपॉन λ1, यहां से f का वैल्यू कितना आएगा, v2 अपॉन λ2, ये दोनों इक्वल हो गए। इट मींस आई कैन से v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2, ये क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इट मींस v इज प्रोपोर्शनल टू λ, हो गया। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्रैक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन के जो रूल्स बोलते हैं, नियम बोलते हैं, वो क्या होते हैं, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रूल क्या होता है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, इट मींस आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। सेकंड रूल क्या होता है, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन में ही होता है, ठीक है, और रिफ्रैक्शन में वो स्नेल का नियम वगैरह अलग लगता है, दिखाएंगे। सेकंड रूल क्या होता है कि इंसिडेंट रे आई, रे है, इसको मैं वेक्टर क्वांटिटी ले लेता हूं, यदि तो मैं इंसिडेंट रे आई है,
और क्या, नॉर्मल n, इसको भी वेक्टर ले लेता हूं n, और रिफ्लेक्टेड रे r, ये तीनों क्या होंगी, एक ही प्लेन में होंगी, कोप्लेनर होंगी। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते हैं कि जब तीन वेक्टर जब आपस में कोप्लेनर होती है तो उसका क्या होता है, बॉक्स जीरो होता है। इट मींस बॉक्स ऑफ आई एन एंड आर इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, इससे वेक्टर क्वांटिटेटिव आ जाता है। आप सीधा ध्यान में रखें तो आपतन आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। यदि मैथमेटिकली देखें तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कोप्लेनर होने के कारण इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट निकाला जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि एक मिरर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर होता क्या है। ठीक है, प्लेन मिरर को कि प्लेन मिरर कैसे बिहेव करता है, क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कि ये एक कोई भी मिरर ले लिया मैंने, पारदर्शी कांच ले लिया, एक स्लैब ले लिया, इसको मैं एक तरफ से पॉलिश कर देता हूं तो ये क्या बन गया, प्लेन मिरर हो गया। क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। ये सिर्फ क्या दिखाएगा, इसमें रिफ्रैक्शन 0% होगा और रिफ्लेक्शन 100% होगा। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम। बेसिकली मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं, तो रिफ्लेक्शन को अलग क्यों पढ़े और रिफ्रैक्शन को अलग क्यों पढ़े। इट मींस इन केस कि मान लीजिए कि 99.9% तक रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ना कि रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन ना करके रिफ्लेक्शन ही होगा। तो रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। तो मान लीजिए कि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट मैं रख देता हूं, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, अपन यहाँ पे खड़े हैं, अपने कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो कहां पे दिखाई देगा, प्लेन मिरर का एक गुण होता है कि जितना आगे ये रखा गया है, प्लेन मिरर के जितना डिस्टेंस आगे रखा है उतना ही डिस्टेंस क्या दिखेगा, पीछे दिखेगा। यानी कि वर्चुअल यानी कि इमेजिनरी होगा इसका इमेज। क्या होगा इमेज, क्या होगा इसका इमेजिनरी, इमेजिनरी इमेज बनेगा। ठीक है, वास्तविक नहीं होगा, रियल इमेज नहीं होगा। जितना आगे है दर्पण की वस्तु उतना ही दर्पण के पीछे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, और इस लेंथ का कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए मैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, यहां से तो ये दिखता ही नहीं है, लेकिन इसका जो इमेज बनेगा वो इतनी दूरी आगे है, इतनी ही दूरी ये पीछे बनेगा यहाँ पे, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हम इसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं खड़े हैं। हमारा जो आंख है वो इसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है कि यहां से सभी चारों रेज निकलेंगी, एक रे ऐसी होगी जो यहाँ पे टकराएगी, इसके टकरा गई, ये नॉर्मल जितना एंगल पे टकराई है इतना ये एंगल पे रिफ्लेक्शन होके यहाँ चली जाएगी। ठीक है, ये यहां से होगी। एक रे ऐसी भी होगी जो इसके टॉप पे टकराएगी, ऐसे टकराई, और वो क्या होगी, जितने एंगल पे टकराई है इंसिडेंट एंगल जो है उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये बॉटम से टॉप टू बॉटम का जो एरिया है, ये रिफ्लेक्ट होके जो दो रेज आ रही हैं, ये सिर्फ इन्हीं के बीच में दिखाई देगा। ये जो पॉइंट है वो, इसकी इमेज कहां से दिखाई देगी, ये देखिए यहां से आती हुई दिखाई देगी आपको, यहाँ पे आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये इसी फील्ड ऑफ व्यू में सिर्फ दिखाई देगा। यदि आप यहाँ खड़े हैं तो ये दिखाई नहीं देगा। दिखाई न देना वो अलग मैटर है, इमेज का बनना अलग मैटर है। इट मींस इमेज का बनना लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करता। इमेज फॉर्मेशन लेंथ ऑफ doesn't depend on length of mirror, मिरर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, बट दिखना व्यू ऑफ इमेज, व्यू ऑफ इमेज क्या करता है, लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है, या पोजीशन ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है कि हम कहां पे खड़े हैं, पोजीशन क्या है मिरर की। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे कि दो, यदि मैं दो
मिरर्स ले लेता हूँ तो कैसे उसकी जो इमेजेस हैं किसी भी बॉडी की वो कैसे बनेंगी, आइए देखते हैं। पहले तो हम पैरेलल मिरर ही लेके चलते हैं कि पैरेलल मिरर में कैसे बनेगी। ये एक मैंने एक मिरर ले लिया, यहाँ से पॉलिश किया हुआ है, यानी कि यहाँ से सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा। ये कोई अलग मिरर ले लिया मैंने, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से मैंने अलग मिरर ले लिया, दोनों एक दूसरे के क्या रखे हुए हैं, पैरेलल रखे हुए हैं। ये इसका एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है। कोई पॉइंट है यानी कि ऑब्जेक्ट है ओ, वो ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी इमेजेस कितनी बनेंगी, कैसे बनेंगी, देखिए। इससे कोई रे चलेगी, वो यहाँ पे टकराएगी, ठीक है, यहाँ पे टकराएगी, तो जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही इसका रिफ्लेक्शन एंगल होगा, तो ये यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। ये I1 बन गया, बन गया। इसी प्रकार से इस तरफ भी कोई रे चलेगी, वो क्या होगी, जितने एंगल पे आई है उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, ये यानी कि I2 बन गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो रे है ये आगे जाकर के इस मिरर के ऊपर टकरा जाएगी, तो जिस एंगल पे टकराई है ये इसी एंगल पे वापस चली जाएगी, तो यह कहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, ये I3 बन जाएगी। इसी प्रकार से इस मिरर के ऊपर ये जो रे है यहाँ पे टकराएगी, तो ये क्या होगा, एंगल पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां से आती हुई दिखाई देगी, I4। इट मींस ऐसे ये कर्व चलता रहेगा, ऐसे जिगजैग चलती रहेगी। इट मींस दो प्लेन मिरर्स के बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेजेस कितनी बनती हैं, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं, ठीक है। अब इंक्लाइन मिरर्स पे कितनी इमेजेस बनेंगी, कि दो कोण, ये दो समतल दर्पण यदि किसी कोण पे झुके हुए हैं तो उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो कितनी इमेजेस बनेंगी। देखते हैं कि मिनिमम लेंथ ऑफ पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर की, सब छोटी से छोटी उसकी पोजीशन और उसकी लेंथ, कम से कम कितनी लेंथ का मिरर लेके हम अपना फोटो पूरा देख सकते हैं, और उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, कहाँ पे वो रखा जाना चाहिए, वो देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। इसी बेस पे मैं ले लेता हूँ, ये एक मिरर है, पूरा बड़ा मिरर, ठीक है। ये मेरे पैर हैं यहाँ पे और ये मेरी आईज हैं, ठीक है। तो एक यहाँ से इट मींस फीट से कोई रे चलेगी, वो यहाँ पे टकराएगी और वो बाद में मेरी क्या होगी, आंखों में पहुंचेगी, तभी मेरे को पैर दिखाई देंगे। पैर कहाँ पे दिखाई देंगे, फिर ये मेरे को पैर यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। इमेज मेरे को पैरों की इमेज कहाँ पे दिखाई दे रही है, ये दे रही है। पैरों से रेज चली, वो मिरर पे रिफ्लेक्ट होके आंखों में गिरी, तभी मेरे को पैर दिखाई दिए, यहाँ पे इमेजिनरी पैर बन गए, बन गए। किसी भी प्लेन मिरर पे यदि 90 डिग्री पे कोई भी रे रिफ्लेक्ट हो, इंसिडेंट होगी, तो उसी एंगल पे उसी दिशा में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए कि मेरे को आईज कब दिखाई देंगी, जब मेरी आईज से एक कोई रे निकली, वो मिरर से टकराई और फिर से मेरी आंखों में आकर के गिरी, तो मेरे को क्या दिखाई दिया, मेरी आईज दिखाई दी। इट मींस इट विल बी परपेंडिकुलर, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो डिस्टेंस है, केवल यही मिरर अपने को काम में आ रहा है, ये मिरर का भी कोई वैल्यू नहीं है, ये मिरर का भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये मिरर का लेंथ कितना होता है, h/2। यदि मेरी हाइट h ली गई है तो ये कितना होगा, h/2 होगा, ठीक है। इट मींस, और इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है कि ऊपर की तरफ, अर्थात मेरे आईज के इक्वल, और यहां तक का मेरा क्या होना चाहिए, हाफ लेंथ का क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए, प्लेन मिरर होना चाहिए, ताकि मैं अपना फोटो पूरा देख सकता हूं, ठीक है। इट मींस आईज के इक्वल होना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ रखा जाना चाहिए मिरर, और उसका लेंथ कितना होना चाहिए, h/2। यदि मेरा यहाँ पे ये देखिए, ये इमेजिनरी मेरा फोटो यहाँ पे बन गया, पूरा क्लियर मेरा इमेज बन रहा है, जितना मेरा हाइट था उतना का उतना हाइट यहाँ पे बन रहा है, और सिर्फ कितना मिरर काम में आया, h/2। इट मींस h/2 लेंथ का ऊपर की तरफ रखा हुआ मिरर क्या आएगा, काम आएगा। तो उसकी हाइट होनी चाहिए h/2 और पोजीशन होनी चाहिए ऊपर की तरफ, आईज के
पैरेलल में। ठीक है, आपको दो क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ये कोई मेरे को मिरर दिया गया है जो कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन किया गया है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2,0। तो इसका इमेज फॉर्मेशन क्या होगा? इमेज के कोऑर्डिनेट पूछे गए, इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो देखिए, मैंने बताया था कि इसका इमेज बनेगा जितनी दूरी पे ये इमेज प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट है, इतनी दूरी पे इमेज बनेगा। लेकिन वो दिखाई देना क्या है? फील्ड ऑफ व्यू का मैटर है। इस प्लेन मिरर को मैं ये पीछे की तरफ बढ़ा हूं, देखिए इतना डिस्टेंस है, ये इतना ही डिस्टेंस पीछे बनेगा, इतना ही जितना डिस्टेंस यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ये इतना डिस्टेंस यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ये मेरा क्या बन गया? इमेज बन गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -2 है, ये कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 0, -2 इसके क्या हो जाएंगे? इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। जितना दूरी पे है ये प्लेन मिरर से, उतना ही दूरी पे क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। तो इमेजेस कोऑर्डिनेट्स आर 0, -2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या गया है? फॉर्म द इमेज, इमेज बनानी है किसकी? एक कोई मिरर इंक्लाइन है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री पे इंक्लाइन किया गया है, झुकाया गया है। ठीक है, तो इसका मेरे को यदि इमेज बनाना है तो फिर से वही बात कि मेरे को मिरर को पीछे बढ़ाना पड़ेगा। इमेज बनता है लेकिन वो दिखता क्या है? फील्ड ऑफ व्यू में ही दिखता है। तो मैंने इसको पीछे की तरफ ये बढ़ा दिया, मैंने मिरर को पीछे की तरफ बढ़ाया, तो जितना डिस्टेंस इस पॉइंट ए की है उसी डिस्टेंस पे 90 डिग्री पे ये मेरे का पॉइंट ए डैश प्राप्त हो गया। जितना पॉइंट का डिस्टेंस ये है बी, उतने डिस्टेंस पे क्या हो गया? पॉइंट बी यहाँ पे बन गया, बी डैश हो गया। तो ये क्या हो गई? इमेज हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो जितनी डिस्टेंस पे ए था उतनी डिस्टेंस पे क्या बन गया? ए डैश। यहाँ पे बी था, यहाँ पे क्या बन गया? बी डैश। तो ये इमेज बन गई है, ए बी की इमेज क्या बन गई? ए डैश और बी डैश बन गई। अब पढ़ते हैं नंबर ऑफ इमेज कि दो प्लेन से भी इंक्लाइन है तो उनके बीच में नंबर ऑफ इमेजेस कितना होता है, कितने इमेजेस बनते हैं। उसके बाद वेलोसिटी के बारे में जाएंगे, पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेज। देखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस, इंक्लाइन मिरर्स के बीच में नंबर ऑफ इमेजेस कितना होता है। सबसे पहले इजीली लेते हैं, 90 डिग्री एंगल पे दो कोई मिरर्स रखे गए हैं। ये कोई मिरर है ए, ये मिरर है बी, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, अर्थात समकोण पे रखे गए हैं। और ये कोई पॉइंट है यहाँ पे ए, इसके इमेजेस कितने बनेंगे और कहाँ बनेंगे? फॉर्मेशन करके देखते हैं। देखिए, यदि इस पॉइंट का मैं इमेज बनाऊं यहाँ इस मिरर के रेस्पेक्ट में, तो जितना डिस्टेंस ये है इतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये बन गया I1 बन गया। ठीक है, और इस पॉइंट का मैं इस मिरर के रिस्पेक्ट में यदि इमेज बनाता हूं तो क्या बनता है? जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस नीचे क्या बन गया? I2 बन गया कि नहीं बन गया? अब ये इमेज है, ये जो इमेज बना, फोटो बना, ये इमेज इस मिरर को यदि मैं पीछे बढ़ाता हूं, देखिए पीछे बढ़ाया, ये इमेज इस मिरर के लिए क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जितना ये इमेज इससे इतना डिस्टेंस है, ये इतना ही डिस्टेंस क्या बनेगा? नीचे यहाँ पे क्या बन जाएगा? I3 बन जाएगा। बन गया। अब देखिए, अब ये कहेंगे कि ये इमेज इस मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने इस मिरर को नीचे की तरफ बढ़ाया, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस के ऊपर ये इमेज बना हुआ है। ये तो दोनों संपाती हो गए, एक ही बिंदु पे प्राप्त हुए हैं, तो ये इमेज क्या बनेगा? एक ही बनेगा। इट मींस यदि दो 90 डिग्री पे एंगल पे कोई मिरर इंक्लाइन किए गए हैं, झुकाए गए हैं, तो उनके बीच में रखे हुए पॉइंट की कितनी इमेजेस मिलेंगी? 3 इमेजेस मिलेंगी। आपको मैंने फॉर्मेशन भी करके बताया। इसी प्रकार से देखते हैं कि एक मैंने ये मिरर ले लिया, ठीक है, ये लेवल है, इसी लेवल के नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि एक मैंने ये मिरर ले लिया, इस नीचे के लेवल पे यहाँ पे मैंने एक दूसरा मिरर रखा है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? एक ऑब्जेक्ट रख दिया।
इसका इमेज, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? यहां से कोई रे चलेगी, यहां पे टकराएगी, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल, यहां से चली गई, यहां पे क्या बना? I1 बना। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से कोई रे यहां पे टकराई, जितना एंगल पे टकराई उतना एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो गई। ये क्या बना? तो यहाँ पे जितना ये डिस्टेंस है इतने डिस्टेंस पे क्या बन गया? I2 बन गया। ठीक है, इट मींस इससे कितने इमेजेस बने हमारे पास? 2 इमेजेस बने। ठीक है, इसी प्रकार से हम 60 डिग्री एंगल पे बना के देखेंगे, वो बना के देखेंगे। इस नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए इन शॉर्टली अपने को ट्रिक्स पे स्मार्ट वर्क करें। नंबर ऑफ इमेजेस के लिए शॉर्टली क्या लिख सकता हूं मैं कि नंबर ऑफ इमेजेस इन शॉर्टली, नंबर ऑफ इमेजेस इन शॉर्टली क्या फाइंड आउट करें? आपको स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है क्योंकि टाइम लिमिटेशन होती है हर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। इतना डेरिवेटिव ना जा करके आप क्या करेंगे? ट्रिक्स पे ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी एंगल पे ये झुका हुआ है 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 360 में उस एंगल का थीटा डिग्री मान लेता हूं, उस एंगल का हम क्या देंगे? भाग देंगे। जो भी क्वांटिटी प्राप्त हुई मेरे पास उसको मैं क्या बोलूंगा? m। क्या मैंने बोला? m बोला उसको। अब इसमें केस लेते हैं कि पहला, यदि m क्या प्राप्त हो मेरे पास? m क्या हो? इवन हो, अर्थात सम हो, यानी कि 2 4 6 8 10 इस प्रकार से प्राप्त हो। नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा? नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा m माइनस 1 बनेगा। बनेगा m माइनस 1 क्या होगा? नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, सेकंड केस क्या है? यदि m मेरे पास क्या प्राप्त हो? ओड हो, यानी कि विषम हो, 1 3 5 7 हो, तो क्या होगा? नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगे? m ही होगा। तो सर यदि मैं 45 डिग्री का भाग दूं 360 में तो वो तो एक पॉइंट्स में आएगा 4 पॉइंट समथिंग। तो इस केस में क्या करें? थर्ड केस लें कि यदि अपने को पॉइंट्स में संख्या प्राप्त हो रही है, दशमलव संख्या है, यदि m क्या हो? पॉइंट्स में हो, तो क्या लेंगे? इंटीजर वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? इंटीजर वैल्यू। इट मींस यदि 4.7 आया है तो हम नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा? 4 बनेगा। क्या बनेगा? 4 बनेगा। तो देखें इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन करके देखते हैं कि यहां से मैंने 3 इमेजेस निकाल के दिखाई आपको, इसको आइए इस फॉर्मूले से देखते हैं। 360 अपॉन 90 डिग्री एंगल है तो 90 का मैंने भाग दिया इसमें, क्या आया? 4। 4 क्या है? इवन है। इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा? m-1। ये m है, 4 - 1 क्या हो गया? 3। मैंने आपको इमेज कितनी बना के दिखाई? 1 2 1 3, 3 इमेजेस बना के दिखाई। अब देखते हैं 60 डिग्री का। 360 अपॉन 60, यदि 60 डिग्री एंगल पे ये दो प्लेन में 60 डिग्री एंगल पे झुका देता तो क्या होता? 6। ये भी क्या है? ये भी क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो क्या होगा? 6 - 1 = 5 इमेजेस बनेंगी। ठीक है, अब मैं 45 डिग्री एंगल पे यदि इनको झुका दूं, इंक्लाइन कर दूं, तो 360 अपॉन 45 इट मींस 8 आ रहा है। 8 क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो कितना बनेगा? m-1। m-1 इट मींस 7 इमेजेस बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? फिर मैं देखूं यदि मैं 75 डिग्री पे दो प्लेन को इंक्लाइन कर दूं, उनको झुका दूं, तो क्या होगा? 360 अपॉन 75 4.8 आएगा समथिंग। तो ये पॉइंट्स में आ गया। पॉइंट्स में आ गया तो क्या होगा? इंटीजर वैल्यू अपने को लेना है। इंटीजर क्या है? ये। इट मींस नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा? इमेजेस कितना बनेगा? 4 बनेगा। 4 इमेजेस इसमें बनेगी। तो अब ये नंबर ऑफ इमेजेस आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम कि यदि मैं ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दूं, इसको मूवमेंट कराऊं, तो इमेज भी कैसे मूवमेंट करती है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर। वी आर रीडिंग ओनली प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज किस प्रकार से मूवमेंट करेगी
किस प्रकार से उसका वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी कितना होगा। फिर देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में कि उसका एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा, वही देखेंगे। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के अंदर इमेज की वेलोसिटी और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और प्लेन मिरर की वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ये कोई प्लेन मिरर ले लेते हैं, ये मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओ इस प्लेन मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है। तो इसका जो इमेज पहले यहाँ था, तो इमेज कहाँ पे बना, यहाँ पे। अब यहाँ पे है तो इमेज जितना डिस्टेंस दूर है उतना ही डिस्टेंस बनता है, तो इमेज यहाँ पे बन रहा है। इट मीन ये इस तरफ आ रहा है इमेज, ये कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि प्लेन मिरर है। इट मीन जितना ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ आ रहा है, जितनी स्पीड से उतनी स्पीड से क्या आ रहा है, इमेज जो है वो प्लेन मिरर की तरफ आ रहा है। इट मींस यदि मैं आपके लिए वेलोसिटी का, यदि मैं आप देखो कि इस प्लेन मिरर को मैं इस तरफ मूवमेंट करवा दूं, मान लीजिए कि इसको भी मैं यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड से मूवमेंट करवाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज भी चेंज होगी, स्पीड ऑफ इमेज भी चेंज हो जाएगी। वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये कहां से आया, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में है, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ये अलग थिंग है, ठीक है। प्लेन मिरर के लिए आप ये ध्यान में रखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। इससे मैं क्या फाइंड आउट करके लेके आऊंगा, ये एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा में जा रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2i कैप। ये इस तरफ जा रहा है, माइनस का है, तो क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होगा, 2 इंटू माइनस का 2 i कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने को फाइंड आउट करना है, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 4i कैप, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, क्या होगा, माइनस 2i कैप इज इक्वल टू माइनस का 6i कैप। इट मींस ये इस तरफ से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेलोसिटी से आई, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को फाइंड आउट करके लेके आते हैं। तो देखिए आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ये आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसका डेरिवेशन भी करके देखा था आपने 12th क्लास में, ठीक है। v क्या होता है, प्लेन मिरर से इमेज की डिस्टेंस, f फोकस दूरी, और u क्या होता है, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस है वो u द्वारा ली जाती है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूं, मेरे को क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। अब इसका मैं यदि मूवमेंट करवा रहा हूं ऑब्जेक्ट का, तो क्या चेंज हो रहा है, u और v दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन फोकस दूरी जो कि प्लेन मिरर की इनफाइनाइट होती है वो चेंज नहीं हो रही है, वो मिरर का एक नेचर है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो मैं इसका यदि डेरिवेशन करूं, अवकलन करूं, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन करूं, तो इसका ये एक क्या बन जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी बन गया, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। तो 0 इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1/v स्क्वायर dv अपॉन dt माइनस 1/u स्क्वायर du अपॉन dt हो गया। v यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, v क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपने पढ़ा भी होगा मैकेनिक्स में कि ds अपॉन dt क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर क्या होता है, वेग होता है। तो वेग किसका हो गया, v क्या थी, डिस्टेंस किसकी थी, इमेज की, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज है। इसी प्रकार से ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या बना, 1/v स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके आऊं
वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1 अपॉन u स्क्वायर माइनस का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मींस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस का आ गया। अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि v अपॉन u का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं इसको, ठीक है। v अपॉन u क्या होता है? आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन m पढ़ा था आपने। v इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है। ये फाइंड आउट हो गया है, आवर्धन भी ज्ञात कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा होता है एक्सेलरेशन पे यदि मैं जाऊं तो यहां से देखिए मैंने ये क्या किया, 1 upon v square velocity of image is equal to minus 1 upon u square velocity of object, ये हो गया। अब वेलोसिटी का मैं फिर से क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन वी क्यूब dv बटा dt इज इक्वल टू 1 अपॉन u स्क्वायर dv नॉट अपॉन dt। अब वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, त्वरण होता है, आपको पढ़ा होगा। dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -1 अपॉन v क्यूब एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1 अपॉन u क्यूब एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v क्यूब अपॉन u क्यूब माइनस का, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -m क्यूब, ये निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, प्लेन मिरर से आपसे यदि पूछा जाता है कि कितना उसका वेलोसिटी होगा तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। ध्यान में रखिएगा कि आप ये साइन लेते समय ये ध्यान में रखें कि आई कैप है या माइनस आई कैप है। यदि ये इसको मैं अलोंग द एक्सिस इसको मैंने खिसकाया तो ये इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन यदि मैं इसको ऊपर नीचे खिसकाऊं तो क्या होगा, यदि मैंने इसको ऊपर खिसकाया तो क्या होगा, ये डिस्टेंस थोड़ी ना बदली है, ठीक है। ये डिस्टेंस यदि नहीं बदली तो ये वही स्पीड से रहेगा। इट मींस यदि मिरर को ऊपर नीचे करता हूं तो स्पीड पे वेलोसिटी ऑफ इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और यदि मैं अलोंग द एक्सिस इसको आगे पीछे खिसका रहा हूं तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम छोटे छोटे दो क्वेश्चन करके देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज के ऊपर फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके ऊपर दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, देखें। क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास है ये प्लेन मिरर दिया गया है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इसके सामने मैंने रखा इतनी डिस्टेंस पे, ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल के 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कर रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, ठीक है। तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ऑब्वियस है कि इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ये इमेज बना दिया मैंने। इमेज का वेलोसिटी किस तरफ होगा, कितना होगा, फाइंड आउट करें। तो इसके लिए मैंने बताया आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर ये यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, कांस्टेंट है इसका वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों पे वर्क करता हूं मैं, 45 डिग्री एंगल पे है तो मैं इस तरफ इसको वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेके आऊं तो यहाँ पे क्या होगा, 5 cos 45 डिग्री, यहाँ पे क्या बनेगा, 5 cos सॉरी sin 45 डिग्री। इट मींस एक्स एक्स की दिशा में इसका वेलोसिटी कितना बन रहा है, ऑब्जेक्ट का एक्स एक्स की दिशा में 5 cos 45, इट मींस 5 upon root 2, एक्स एक्सिस की दिशा में और वाई एक्सिस की दिशा में साइन इक्वल है 5 upon root 2, ओके। तो अब मैं देखता हूं कि इमेज का वेलोसिटी किस तरफ होगा, कितना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मेरे को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू माइनस, इस तरफ जाके माइनस का हो गया,
एक्स एक्सिस की दिशा में कितना है 5/√2 आई कैप, ठीक है, प्लस 5/√2 जे, ये हो गया हमारे पास इसका वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया। इट मींस ये क्या होगा, इस तरफ ये मैं बनाऊं तो इस तरफ क्या होगा, अब मैं इसको नेट वेलोसिटी लेके आऊं, नेट वेलोसिटी कितना होगा v net इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में क्या करूंगा इज इक्वल टू रूट ओवर 5/√2 स्क्वायर प्लस 5/√2 स्क्वायर, ये क्या हो गया 25/2 रूट ओवर, इट मींस 50/2 के रूप में, ये इस तरफ कितने वेलोसिटी से भागेगा 50/2, इस वेलोसिटी से ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आया। तो दोस्तों ये हमने प्लेन मिरर को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट्स हो पढ़ाए हुए में, और आपको कोई अलग बुक से कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना हो, कोई अलग पब्लिकेशन से क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको विद सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ बता दिया जाएगा। और यदि फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आपको वीडियो बना करके उसका एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है।